हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, आप लोग सभी को पता है कि झारखंड जेएसएस सीजीएल जो 2023 में एग्जाम होने वाली थी वो होगी अब दिसंबर में। ठीक है ना। और आप लोग को पता है कि मैंने भी बहुत दिनों से आप लोगों की क्लास नहीं ली थी, तो आज से मैं क्लास आप लोगों का क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब कोई ना लेट होगी ना ही कोई वेट करवाऊंगा, और साइंस मैथ रीजनिंग जितने भी चीजें हैं सब एकदम सिलसिलेवार ढंग से एकदम कंटिन्यूअस टाइम पर आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए कि निर्भय सर क्लास लेना फिर से क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए। नो लेट नो बैट, लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस को तूफानी में। पूरे साइंस को मैंने बोला था कि एकदम बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा। तो चलिए, है ना, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए। और इतने दिन क्लास नहीं लेने की एक वजह नहीं थी मेरे दोस्तों, मैं हो चुका था क्या, एक्सीडेंट। मैं क्या हो चुका था, एक्सीडेंट। एक बाइक वाला ना मुझे पीछे से ही मार दिया। तो जब मारा तो मैं हो गया एक्सीडेंट, और मेरी जरा सा हाथ में क्या आ गई थी, दाहिने हाथ में ही प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। नो डाउट अब क्लास आपकी सिलसिलेवार ढंग से चलेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए। और आज जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही बेहतरीन, है ना, सेट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आज जो सेट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 56। मैं आप लोग को 55 क्लास करवा चुका हूं साइंस का, आज लेकर आया हूं 56 नंबर सेट। और इसमें भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 20 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही बेहतरीन जो है ना रोल निभा पाएगा। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 20 में 20 अब है, पक्का आएगा बिल्कुल मेरे दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करने के लिए, आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्टक डॉट डॉट के भीतर रखा जाता है। द सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड द डॉट डॉट टू प्रिवेंट एक्सपोर टू ऑक्सीजन। माने कि सोडियम को, सोडियम धातु को ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं। पहला ऑप्शन है वाटर में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, या तरल हाइड्रोजन में रखते हैं। किस में रखते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक चल चुकी है। आप लोग को पता है कि दिसंबर एग्जाम में झारखंड सरकार फिर से क्या कर रखा है, डेट दे रखा है टेंटेटिव कि मैं दिसंबर के एक महीने में एग्जाम लूंगा। तो जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ना। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को कहाँ रखते हैं, किसके भीतर रखा जाता है। तो मेरे दोस्त, सोडियम को ना ही हम लोग पानी के भीतर में रखते हैं, ना ही हम लोग तेल के भीतर में रखते हैं। हम लोग रखते हैं किस में, केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो जल्दी जल्दी से एकदम तेज और तरार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि किनका किनका सी है। चलिए ओके माय डियर, लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं और भी आपको डिटेल्स जानकारी देना चाहूंगा। लेकिन ये देखिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल के भीतर रखा जाता है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो आपका आंसर होगा फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, ताकि ये अगर ये संपर्क में आ जाएगा तो फिर मामला क्या कर देगा, सेट कर देगा। इसलिए फास्फोरस को हम कहाँ रखते हैं, पानी में रखा जाता है। जबकि हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं, तो सोडियम को क्या रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो बस बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना जाने कितने पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत जगह ये पूछी जाती है क्वेश्चन। आप भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो इस चीज को फील कर पाइएगा कि सच में सर सही बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस।
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले लोग, है ना। आप लोग सभी का इंतजार था कि निर्भय सर कहाँ गए कहाँ गए, ऐसा नहीं कि क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं अब क्लास बिल्कुल एकदम कंटिन्यू टाइम पर लूंगा, ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज आप लोग याद कर लीजिए, ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। मीथेन आते हैं उसके कैटेगरी में, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके कैटेगरी में आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी उसके कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग के पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या देना है आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। देखिए लेने से पहले आपको डिटेल्स जानकारी मैं फिर दे रहा हूं। देखिए क्या है, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है किनके लिए उत्तरदायी है वो साफ साफ मैं आपको लिख कर दे दिया हूं, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई, है ना, मुझे चाहने वाले लोग इन चीज को पढ़े और आपकी जानकारी को क्या करे, आगे बढ़ाए। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जैसे जैसे में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है ना, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और जलवाष्प तथा ओजोन आदि भी इनके कैटेगरी में आते हैं। देखिए ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर सहित देखिए आपको मैं पीडीएफ दूंगा। अब बोलोगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है क्या? देखिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्त, उनका नाम है ईडू फाइवर। क्या नाम है? ईडू फाइवर, है ना, ऑनलाइन हब। ऑनलाइन हब, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप यहाँ पर जाके आप अपने टेलीग्राम में सर्च मारकर इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको आंसर सहित प्लस डिस्क्रिप्शन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? देखिए ये मेंडल का जो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में एकदम हूबहू रिपीट किया गया है मेरे दोस्तों। विच प्लांट डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट का यूज किया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला है आपको उदान मटर, है ना, गुलाब का पौधा, लिली या मिर्च, है ना, गार्डन पीस, रोज प्लांट, लिली और चिली। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? नो लेट नो बैट, जल्दी से रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको स्लाइड में दिख रही है इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है मेरे प्यारे मित्र, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है और आप दिसंबर में एग्जाम देने के लिए क्या हो, तैयार हो। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस पौधे का इस्तेमाल किए थे वो था एक गार्डन पीस था, यानी कि एक उद्यान मटर था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोग सभी को पता है, क्या है भाई? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, है ना। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। लेते हैं अगले क्वेश्चन, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले आप लोग को पता है कि सर क्या करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन देते हैं। तो देखिए क्या है, कहता है वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक ऐसी लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है, यानी कि क्या होती है, ट्रांसफर होती है ना, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कहता है कि ऐसी कैरेक्टर जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उससे वैसे लक्षण को हम लोग अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी कौन दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल दिए थे। यह भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स के जनक किसे कहते हैं, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें अनुवांशिकता का क्या कहते हैं, पिता कहा जाता है, यानी कि जनक कहे जाते हैं।
कह रहे हैं उन्होंने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर, कौन सी मटर, उद्यान मटर पौधे का क्या किया था, चुनाव किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वे, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए टेलीग्राम से, और झारखंड सीजीएल के एग्जाम को पूरी रूप से क्या कर देना है, एकदम खत्म कर देना है बढ़िया से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हो गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा हुआ है। पहला, इंद्रधनुष का निर्माण, मेरे दोस्त क्या इसमें रिफ्रैक्शन का यूज होता है, वो तो आप भी बताएंगे कमेंट करके। तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, है ना, रेड कलर ऑफ सेटिंग सन, क्या है। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और जल्दी जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बात है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी आपको नहीं वाला चुनना है। तो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी। अस्त होते हुए सूर्य का जो लाल रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है ना। कलर की बात है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, कलर की। तो आज आप याद कर लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन कलर से रिलेटेड पूछे, है ना, कलर से रिलेटेड पूछे, तो आप सीधे आंसर दीजिएगा स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अब आइए इससे रिलेटेड आपको विशेष जानकारी देते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए सबसे पहले आंसर देखिए, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए यहां पर जानकारी दिया गया है, कहता है कि अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण। देखिए मैंने बताया था ना कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आगे देखिए प्यारे मित्र, कहता है इसका कारण है सूर्योदय तथा सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों का वायुमंडल से होकर क्या होना, अपेक्षाकृत होना। तो ये डिटेल्स जानकारी मैं आपको हर एक क्वेश्चन का देता हूं। आपको करना क्या है, हमारे साथ इसी तरह से पढ़ना है, और रात में सोते समय एक बार पीडीएफ को सिलसिलेवार ढंग से स्लाइड करते हुए देख लेना है, ताकि वो चीजें आपकी मानस पटल पर एकदम पूरी रूप से क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार अगर हमसे प्यार करते हो, हमारी क्लास अगर आपकी अच्छी लगती है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, इस क्लास का पूरा फायदा उठा पाए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, बताइए कौन सी ऐसी मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है, हमसे सीधे तौर पर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से इनका राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा है सिल्वर, चौथा है कॉपर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो वेट, तैयारी अच्छी चल रही है आपकी, क्वेश्चन का जवाब देना बनता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। सोलर पैनल में कौन सी धातु की इस्तेमाल होती है, तो आप जो है ना राइट आंसर करेंगे क्या, सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली धातु का नाम क्या है, आपको सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग सोलर पैनल में करते हैं। सिलिकॉन एक बहुत बढ़िया एक क्या है, सिलिकॉन जो है ना वो एक बहुत बढ़िया चीज है। सिलिकॉन का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होती है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होती है उसमें भी इस्तेमाल होती है, कौन सा, सिलिकॉन का इस्तेमाल, जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये अर्धचालक होता है, क्या होता है, अर्धचालक होते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहले आंसर क्या है, सिलिकॉन है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख दी गई है मेरे प्यारे मित्र कि सौर पैनल में मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल, देखिए किसका लिखा हुआ है, सिलिकॉन सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन सेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग सीधे तौर पर सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है लिखा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? यानी कि सेल का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, सीधे तौर पे हमसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम को कहा जाता है, गोल्जी काय को कहते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल को कहते हैं। क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे? अगर है जानकारी आपको तो जल्दी से एकदम नो लेट नो वेट कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। और आप लोग को आंसर किस प्रकार से देना है मैं ये सिखाता हूं। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना कि क्वेश्चन का आंसर अटपटांग तरीके से देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 तो पहले 6 लिखना है, और बाय द वे मान लीजिए इसका आंसर क्या है, डी, तो इसको डी देना है कैसे? जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर क्या है, डी, तो हम लोग इसको कैसे पहले ऐसे ऐसे लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे फिर हम लोग डी लिख देंगे ऐसे। इस प्रकार से जब आंसर दीजिएगा ना तो एक टीचर को आसानी से सुविधा होता है कि हमारे बच्चे किस प्रकार से आंसर कर रहे हैं। और बहुत बच्चे डी लिख देते हैं, अब डी किसका दे रहे हैं वो तो पता नहीं चलता है ना। तो हालांकि फिलहाल इसका आंसर डी नहीं है, आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से। किसे जानते हैं? राइबोसोम को नाम से जानते हैं, राइबोसोम को। आइए अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले नजर हमारी आंसर पे जानी चाहिए, आंसर क्या है? राइबोसोम। अब आइए यहां से डिटेल्स जानकारी लेते हैं। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? तो आप लोग याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, है ना, कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं? तो हम लोग राइबोसोम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? अजैविक घटक, है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर एन एबियोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी अजैविक घटक के बारे में पूछा गया है। पहला है सॉइल, दूसरा है फंगस, तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा है आपको इंसेक्ट। जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। तो यहां पर हमसे पूछा है अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन है इसमें? मृदा है, कवक है, सूक्ष्मजीव है, कीट है, क्या है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, सबकी तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है, और पहले से अच्छा चल रहा है। और आप लोग की झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम है दिसंबर में होने वाली, वो बहुत ही बेहतरीन जाएंगी, मैं ऐसा कामना करता हूँ। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त सॉइल, यानी कि मृदा। मृदा को हम लोग इकोसिस्टम का आपको अजैविक घटक के रूप में जानते हैं। अब आइए इसकी डिटेल्स जानकारी आपको मैं आगे देता हूं। ये देखिए सबसे पहले हमारी आंसर हो गई आपकी मृदा। अब देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक। एक का नाम है अजैविक घटक, दूसरा का जैविक घटक, और तीसरा का है ऊर्जा घटक। तो हमसे पूछा गया था अजैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन से चीज शामिल होते हैं ये मैंने आपको लिख कर दे दिया है। इसमें होता है वायु शामिल, वर्षा और खनिज और मिट्टी। तो अजैविक घटक पूछा था तो इस हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है? मिट्टी, यानी कि मृदा। हालांकि मैं बहुत चीज आपको लिख के दिया हूं, इसे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो पढ़ाएगा आपको थोड़ी देर के लिए पाठ, कैसे? ऐसे, कहां, यहां, कब, अब। जल्दी से आंसर बताइए। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब नाविक क्या करता है? आगे की दिशा में कूदता है, ठीक है, तब नाव क्या होती है? पीछे जाती है, पीछे तरफ क्या होती है? हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम दर्शाता है? When a sailor jumps in the forward direction, the boat drift backwards. Which law of Newton represent the example? इस एग्जाम्पल को कौन रिप्रेजेंट करता है ये हमसे पूछा गया है। पहला गया है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला और दूसरा, न्यूटन का तीसरा नियम, या न्यूटन गति का पहला नियम, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है कि जब नाविक क्या होता है, जैसे मैं नाव है, नाव पर अगर आप खड़े हो
और नाव से आप जब कूदोगे ना तो देखना नाव जो होती है ना वो पीछे की तरफ पड़ती है। इस चीज को तो हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना। नाव पे जब आप खड़े हो और नाव पे सबसे मतलब आप फर्श पे आना चाह रहे हो, तो जब कूदोगे ना तो देखना नाव क्या होती है, पीछे की तरफ फट जाती है। तो ये ऐसा होता है न्यूटन के तीसरे नियम के वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, चलिए लेते हैं अब आगे की जानकारी आप लोगों को देने के लिए कुछ और विशेष चीजें। तो यह हो गया आपको गति का तीसरे नियम। गति के तीसरे नियम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण का न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण जो है वो किसको दर्शाता है, न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। बहुत सारी जानकारियां, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका राइट आंसर है। एटम्स विथ द सेम मास नंबर, ये देखिए मास नंबर क्या है, सेम है, बट डिफरेंट, क्या लिखा हुआ, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, बट एटॉमिक नंबर क्या है जी, डिफरेंट है, आर नोन एज, क्या कहते हैं, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। क्लियर है, उसको बोलते हैं आइसोटोप या आइसोटोन कहा जाता है, या फिर न्यूक्लियन कहा जाता है, या आइसोबार कहता है। तो मेरे दोस्त आप लोग सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि अगर एटॉमिक मास नंबर क्या है, सेम, और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग अलग है, तो भाई मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, वो किस में होता है, तो आइसोबार में होता है। और आइसोबार हमारे कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है तब तो इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए था, है कि नहीं, आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। ये देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, आइसो बार है, और ये आपकी डिटेल जानकारी भी आपको लगा रखा है, दे रखा है। लेंगे अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ना, और ये झारखंड के एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के रूप में किन्हें जाना जाता है। NO को जानते हैं, या N2O5 को जानते हैं, या फिर NO2 को जानते हैं, या N2O को जानते हैं। क्या आप इसका आंसर जानते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो एक बार सेशन को लाइक कर दो मेरे दोस्त, और एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आ पाए और मैं आपको क्लास डेली ले पाऊँ। साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्टों की क्लास में लगवाता रहूं अपने टीचर से, और खुद को भी लेता रहूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, N2O। इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आइए, तो ये रहा इसकी जानकारी। देखो NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। N2O5 को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे ही हम लोग लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके आ गए 11। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है ना। जब आप लोग बोलते हो ना कि पानी खारा है, ऐसा है, वैसा है, तो भाई जल में जो अस्थायी कठोरता है वो किसकी वजह से होती है, कमेंट करके जरा सा ये बताना मुझे, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है जलों में वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन की वजह से होती है। अब इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो इसको ठीक ठीक कैसे करते हैं, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के सहायता से इसको ठीक करते हैं। और भाई फिटकिरी दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, बेकिंग सोडा दिया हुआ है, धोवन सोडा दिया हुआ है, किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ये ठीक किया जाता है आपको धोवन सोडा यानी कि बासिंग सोडा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जल की अस्थायी कठोरता है
जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग धोवन सोडा यानी कि बासिंग सोडा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। और बासिंग सोडा को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट, ओह मिस्टेक मेरे दोस्त, मिस्टेक जरा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। चलो कभी कभी क्या होता है ना, फ्लो में मुंह से कुछ और निकल गई है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। हालांकि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन की वजह से आती है, और सल्फेट और क्लोराइड आयन को रिमूव करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको नाम क्या होते हैं, आपको धोवन सोडा के नाम से जानते हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी मिलता है कि पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आइए 12। 12 में क्या बोल रहा है जी, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग विल मेक लिटमस ब्लू लिटमस को क्या बनाती है, रेड बनाती है, रेड। ब्लू लिटमस को क्या बनाती है, रेड। कौन बनाती है जी, पहला निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा। पहला ऑप्शन है आपको सिरका यानी कि विनेगर, चूने का पानी यानी कि लाइम वाटर, बेकिंग सोडा का विलयन, ये बेकिंग सोडा आपको सॉल्यूशन या धोवन सोडा का विलयन। बताइए क्या आंसर होगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये कौन करेगा बताइए तो चार में से। तो नीले लिटमस को लाल करने वाला जो होते हैं उसका नाम होता है आपका विनेगर यानी कि सिरका। सिरके में एक क्वालिटी है, एक विशेषता है कि वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, आप लोग का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इससे जगह भी आपको दे दिया। देखिए सिरका जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगा आपको फेरा, कैसे, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद होती है। एक ऐसा मेटल के बारे में बताना है जो रूम टेम्परेचर पे, है ना, लिक्विड फॉर्म में होती है, आपसे ये पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कौन होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, कैल्शियम। तो ये क्वेश्चन तो एकदम झुनझुन्ना की तरह है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्या है मेरे दोस्त, सी है। तो ये जो होती है ना वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। और आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 12। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आवाज सारणी में डी ब्लॉक में आते हैं। जो पारा होता है वो कौन सी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। और अंतिम तथा इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80। लो मैंने पूछा था और आपको मैंने आंसर भी बता दिया। अब देखिए पारा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पारा का उपयोग करते हैं हम लोग थर्मामीटर में करते हैं, बैरोमीटर में करते हैं, मैनोमीटर में करते हैं, तथा बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर में, बैरोमीटर में इस्तेमाल की जाने वाली जो लिक्विड होती है वो कौन सी होती है, पारा होता है, क्योंकि पारा जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होती है। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, कि कहता है कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है। गैल्वेनाइजेशन एक जो है जंग से बचाने वाली क्या है, प्रक्रिया है। इसमें स्टील और लोहे पर डॉट डॉट की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज अ कोरोजन रेसिस्टेंट प्रोसेस यूजिंग अ कोटिंग ऑफ डॉट डॉट ऑन अ स्टील एंड आयरन। इसमें स्टील और आयरन पे भाई किसकी कोटिंग की जाती है आपको ये बताना है। निकेल की कोटिंग की जाती है, मैग्नीशियम की कोटिंग की जाती है, कॉपर की कोटिंग की जाती है, या जिंक की कोटिंग की जाती है। तो आप लोग सभी को पता होगा कि जो हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं यानी कि गैल्वेनीकरण करते हैं, इसमें क्या होता है कि स्टील और लोहे की परत पर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। किसका चढ़ाया जाता है, जिंक का लेयर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग सही जवाब दे रहे हो प्यारे मित्र। इसी तरह से जुड़े रहिए
और आसानी से आंसर देते रहिए। चलिए ये देखिए साफ साफ लिख दिया गया कि गैल्वेनिकरण एक धातुकर्मी प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर क्या करते हैं, तो इस्पात या लोहे के ऊपर में साफ साफ लिख दिया है क्या, कि जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बहुत सारी जानकारियां आपको दिया हूं, उसे एक बार क्या कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखो, विच इज द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, मानवों के द्वारा जो पहला संश्लेषित रेशा है वो कौन सा है। अब पहला ऑप्शन है एक्रिलिक है, सिलिकॉन है, नाइलोन है, आपको स्पैंडेक्स है, क्या है जी, तो मानव के द्वारा जो निर्मित जो संश्लेषित रेशा है उसका नाम है नाइलॉन। क्या नाम है, नाइलॉन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसकी डिटेल्स जानकारी भी आपको मैं देने का काम करता हूं। देखिए सबसे पहले हम लोग आंसर की तरफ देखेंगे, आंसर हमारा सी रहा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मानव पहला पहला मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित रेशा का नाम क्या है, नाइलॉन है। अब नाइलॉन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब सब कुछ आपको मैं लिख के दिया हूं। देखो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दांत का ब्रश, वस्त्र, मोजे इत्यादि को बनाने में किया जाता है ना, नाइलॉन का उपयोग हम लोग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, नाइलॉन बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही व्यापक रूप में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में से बना होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है, आपसे ये पूछा गया है। यानी कि डेड सेल से बनी होती है। जाइलम लिखा हुआ है, पैरेन्काइमा लिखा हुआ है, कोलेनकाइमा लिखा हुआ है, या एरेनकाइमा लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। मैं आप लोग को 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, और इस 20 में फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी, और आपको इकोलॉजी भी था। एकदम सारा चीज फेट के लेके आया हूं ताकि हमारे बच्चे में सभी कुछ क्या हो, मजबूत हो। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी डेड सेल का बना होता है जाइलम। और जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का क्या काम होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जाइलम जो होता है वो पेड़ पौधों में क्या काम करती है ना, तो आपसे बोलोगे कि सर ज से जाइलम और ज से जल और भोजन, जल और भोजन को हर एक भागों में पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 17 यानी कि 17। बोलता है कि किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। कौन सा ऐसा पाचक एंजाइम है जिसको अपना काम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है कि विच एंजाइम रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इन डाइजेशन प्रोसेस। पाचन क्रिया में कौन से ऐसे एंजाइम हैं जिनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। व्हाट विल बी द राइट आंसर, है ना, पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो क्या है यहाँ पर एंजाइम है, लाइपेज है, अमाइलेज, सब एंजाइम है मेरे दोस्त। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको है ना डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करती है, तो पेप्सिन करती है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। ठीक है ना, पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करती है। नेक्स्ट ये देखिए आपको डिटेल्स जानकारी यहां पर दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, विच शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस इन फ्रूट। फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं, तो भाई ऐसा कौन सा इसमें आपको शुगर मौजूद है जो इसको मीठा करता है फलों में। फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो मेरे दोस्त फ से फल, फ से फ्रक्टोज, यानी फलों में पाए जाने वाला जो आपके शर्करा है उसे क्या नाम है, फ्रक्टोज नाम है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए इसका आंसर है, डिटेल्स आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बाबू पढ़ लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि केसिन एक प्रोटीन है जो डॉट डॉट में पाया जाता है। केसिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन, केसिन किस में पाया जाता है,
मीट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, केसिन तो हम बता देंगे अभी। आप लोगों को बताना कि ओसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है ये कमेंट करके आपको बताना है। उसके बाद आपको बताना है ग्लूटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। ठीक है, ये सब प्रोलैमिन्स प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये सब सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए केसिन जो प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, केसिन पाया जाता है दूध में। तो दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसका होता है नाम केसिन। और दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है इसका नाम है क्या, रेनिन। ठीक है, रेनिन नाम है। दूध में पाए जाने वाली जो एसिड होती है वो लैक्टिक एसिड होती है। और दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, जीवाणु। एंजाइम बोलेगा तो रेनिन बोलना, और दूध से दही में कन्वर्ट करने वाले अगर जीवाणु बोले तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये दूध का स्वाद खट्टा होता है किसकी वजह से, तो दूध की स्वाद खट्टा होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं जुड़ूंगा आपके साथ कल 57 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है, क्या था जी, न्यूट्रिशन था, श्वसन था, उत्सर्जन था, यस आपको संचलन था, क्या था। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आप लोगों को पता होगा ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है 1969 में किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आधार रखा गया था बांटने का वो था न्यूट्रिशन, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो टोटल था 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया थे मैं, है ना। 20 नंबर का यानी कि 20 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट लेकर आया था। आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि ये जो 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आया था वो कैसा था। अगर क्लास अच्छी लगी है मेरे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि मैं पूरी एनर्जी, पूरी भरपूर एनर्जी के साथ आपके क्लास को ले पाऊँ और बहुत ही ईमानदारी के साथ मैं आपको झारखंड सीजीएल का तैयारी करवा पाऊँ। तो जल्दी जल्दी से एक बार जाते समय जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार कृपया करके लाइक कर दे मेरे दोस्तों, ताकि हमारे अंदर क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में 57 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर साइंस का। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ याद रखना मैथ का भी क्लास चलेगा, है ना, सब कुछ का क्लास चलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।